बात करेंगे बीएसएफ जवान की वतन वापसी की, क्योंकि एक हफ्ते में पाकिस्तान ने दूसरी बार भारत के आगे घुटने टेके हैं। कल तक जो पाकिस्तान बीएसएफ जवान पूनम को भारत भेजने में नाटक कर रहा था, डीजीएमओ की फटकार के बाद सरेंडर कर गया और अटारी के रास्ते हमारा जांबाज आज भारत लौट आया। बीएसएफ जवान पूनम की वापसी न केवल कूटनीतिक विजय है, बल्कि पाकिस्तान की विवशता का प्रतीक भी है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते बीएसएफ जवान पूनम कुमार को वापस भेजा। पूनम 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान सीमा में चले गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वो पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। हिंद का लाल पूनम करीब 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में था। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया था। ऐसे में पूनम के परिवार की चिंता और भी बढ़ गई, लेकिन भारत की सख्ती के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भारत पाकिस्तान में डीजीएमओ स्तर की बातचीत से जवान की रिहाई का हल निकाला गया। भारत ने डीजीएमओ की बातचीत में पूनम कुमार का मुद्दा सख्ती से उठाया और फिर बुधवार सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूनम कुमार वतन वापस लौटे। क्या बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना खुशी हो रहा है। आपका सिंदूर तो वापस आ गया। क्या बोलना चाहेंगे प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री से? हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आज पूरी देश इनके साथ खड़ी थी, पूरी जनता इनके साथ थी। हमारे चेयरमैन, हमारी सीएम मैडम, सबके सपोर्ट से ही वो यहाँ हमारे इंडिया वापस आए हैं। पूनम की रिहाई के बाद पूरा देश खुश है और उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद पूनम एक बार फिर देश सेवा के लिए तैयार है। फिलहाल पूनम कुमार से पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की हार हो गई है और भारत की सख्ती के बाद उसे बैकफुट पर आना पड़ा है। पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार को वापस लौटा दिया है। और बीएसएफ जवान की वापसी हो गई है, खुशी की लहर है। और हम आपको बता दें कि राजस्थान से लेकर बंगाल तक ये खुशी भारतीयों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। बीएसएफ जवान पूनम हुगली के रहने वाले हैं। 23 अप्रैल को गलती से सीमा पार कर गए थे और जिस वक्त वो गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुसे, उस वक्त उनकी तैनाती फिरोजपुर सेक्टर में थी। इस दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया और 20 दिनों तक अपनी कैद में रखा। आज 20 दिन बाद पूनम की अटारी बॉर्डर के रास्ते वतन वापसी हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने देश के शौर्य और पराक्रम को लेकर खास मैसेज दिया। उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी, जो भी भारत की तरफ उंगली उठाकर देखेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अब तक का सबसे बड़ा बयान है। योगी ने साफ कर दिया है कि भारत की तरफ बुरी नजर से देखने का मतलब मौत को दावत देना है। मौका ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का था, जिसमें लखनऊ की सड़कों पर देशभक्ति का जोश दिखा। हाथों में लहराता तिरंगा और नारों की गूंज के बीच निकली तिरंगा यात्रा भारत के पराक्रम की नई मिसाल पेश कर रहा है, जिसे और खास सीएम योगी ने बना दिया। भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लोगों के बीच पहुंचे और जवानों के शौर्य को सलाम किया। मुख्यमंत्री ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य नीति का प्रतीक है, जिसमें दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया जाता है और इसी तरह आगे भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर से तस्वीरें सामने आई। भारतीय सेना की इस कामयाबी से लोगों का जोश दुगना हो गया और शहर शहर तिरंगा यात्रा अब निकाली जा रही है। हाथों में तिरंगा, दिलों में सम्मान, जुबां पर भारत माता की जय।
तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां बीजेपी ने सीएम धामी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। यहां जब राष्ट्र ध्वज लहराया तो हर आंख गर्व से भर आई, जिसमें भारत माता की जय के नारे लगे और माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। यूपी के गाजियाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। देशभक्ति से जुड़ी झांकियां भी निकाली गईं। ओलंपिक तिराहे पर मां भारती की आरती का भी आयोजन किया गया। अमरोहा की सड़कों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में हर कोई शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा पूरा शहर। ये एक सम्मान है उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर देश का मान बढ़ाया। रांची की सड़कों पर लहराता तिरंगा, जय हिंद के नारों की गूंज, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर साबित कर दिया कि भारत के वीर सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री आवास पर सीजफायर के बाद सीसीएस की पहली बैठक हुई और इस बैठक को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया गया है, ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा की गई। साथ ही तुर्की, चीन जैसे देशों के स्टैंड पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। वहीं सीज फायर और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि आतंकी वारदात को लेकर मीटिंग में मंथन हुआ और पाकिस्तान के झूठे दावों पर भी बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान से भविष्य में किसी भी संभावित तनाव से निपटने को लेकर रणनीति तैयार हुई है, क्योंकि सीज फायर के बाद भले ही पाकिस्तान खामोश हो गया हो, लेकिन उसकी फितरत बदलने वाली नहीं है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ होल्ड किया गया है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह और नौसेना स्टाफ के प्रमुख दिनेश त्रिपाठी शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता की सराहना की। दुश्मन के घर में घुसकर उसके गुरूर को चकनाचूर करने वाली कर्नल सोफिया को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के अपमानजनक और जातिगत टिप्पणी से हर भारतीय शर्मसार है। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया है, जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। हम आपको विजय शाह का वो बयान पूरा तो नहीं सुना सकते, लेकिन उसके कुछ शब्द आपको जरूर सुनाएंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की भेज करके उनकी पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। और तो और बीजेपी नेता विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर उनके समर्थक भी खुश हो रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी सांसद और मंत्री विजय शाह ने बेहद अपमानजनक, सांप्रदायिक और जातिगत टिप्पणी की है। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने हमारे जात से उनके घर आए। रानी की बात यह है कि विजय शाह मंच से अपशब्द कह रहा है और उसके चमचे तालियां बजा रहे हैं और ये सिलसिला यही नहीं थमा, आगे भी सुनिए। मोदी जी कपड़े तो इसलिए उनके समाज की, तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने सारी मान मर्यादा तोड़ डाली। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का स्वागत बदला तुम्हारी जाति की, समाज की पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। मामले को तूल पकड़ता देख बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। फिलहाल विजय शाह के बयान से पूरे देश में उबाल है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से अब बवाल खड़ा हो गया है और मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कर्नल सोफिया के समर्थन में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। विवादित बयान के खिलाफ एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया है। भोपाल से लेकर इंदौर तक और रतलाम से लेकर श्योपुर तक कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।
भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजय के बंगले पर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी और बंगले के बाहर ही इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की। यही नहीं, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंच गए। एक ऐसी बेटी जिसने मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेकर के पूरे देश को गौरवान्वित किया, उनके खिलाफ भी जात बिरादरी की इतनी अशोभनीय, इतनी निम्न टिप्पणी करी जिसको मैं कहना भी नहीं चाहता कैमरे पर। मुझे लगता है इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रतलाम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया। श्योपुर कलेक्ट्रेट में किसान नेताओं ने भी नारेबाजी करते हुए विजय शाह के इस्तीफे की मांग की और कानूनी कार्रवाई के लिए PM मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मिसाइल की मार से बच गए पाकिस्तानी अब प्यास से मर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जल संकट की आशंका जताई और बढ़ते जल संकट को देखते हुए उसने भारत से सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की अपील की है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की गुहार को अनसुना कर दिया है और अब देखिए क्या तस्वीर सामने आती है। जिस पाकिस्तान ने दशकों से आतंक की नदियां बहाईं, वहीं अब जल की एक एक बूंद पानी को तरस रहा है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले ने इस्लामाबाद की सत्ता की नींवों को हिला दिया है। अब हालत ये है कि प्यासे पाकिस्तान की चीखें दुनिया तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया था, पानी और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के पास अब ना तो कूटनीतिक जवाब है, ना ही जल का विकल्प। कल तक यही पाकिस्तान पानी की जगह खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा था। अब हेकड़ी निकल गई तो पाकिस्तान पानी पानी चिल्लाने लगा है, भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिन में तारे दिखाने के बाद अब भारत का सीधा संदेश है कि POK खाली करो और कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष का दखल अब स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए भारत ने हुंकार भरी है कि अगर LOC पर पाकिस्तान की एक भी गोली चली तो जवाब गोले से देंगे। पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, अब वक्त आ गया है कि उससे POK छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को अपने साथ जोड़ा जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ साफ कह दिया कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ POK को लेकर होगी और यही भारत की नीति भी रही है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को 2 टूक कहा कि पाकिस्तान जल्द ही POK खाली करे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही देश में ये मांग उठाई जा रही है और खुद POK के लोग भी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इस वजह से वहाँ कई बार बड़े प्रदर्शन भी हुए। ऐसे में भारत ने भी अब ऑपरेशन POK की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक प्रहार किया जा रहा है, यानी POK हासिल करने की असली लड़ाई भारत ने शुरू कर दी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना तुर्की के लिए भारी पड़ गया। अब पाकिस्तान के यार तुर्की का कारोबार लुटने वाला है, क्योंकि भारत में तुर्की बॉयकॉट मुहिम शुरू हो चुकी है। देश के कई संगठनों ने तुर्की से हर तरह के रिश्ते खत्म कर देने की मांग की है। कई व्यापारी संगठन खुलकर तुर्की के खिलाफ आ गए हैं। पुणे के सेब व्यापारियों ने तुर्की का बॉयकॉट कर दिया है और तुर्की से सेब का व्यापार बंद कर दिया, जबकि कई बड़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए अपने पैकेज रद्द कर दिए। ये कंपनियां अब ना तो तुर्की के लिए फ्लाइट बुक कर रही हैं और ना ही होटल या रिजॉर्ट की बुकिंग हो रही है। तुर्की और चीन के सामानों की बिक्री पर रोक के लिए दिल्ली में भी मांग उठी और बीजेपी विधायक रवि नेगी ने इसके लिए CM को पत्र लिखा है। पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने के विरोध में कैट ने देश भर के व्यापारियों से आह्वान किया कि वो घूमने के लिए तुर्की और अजरबैजान न जाएं। राजस्थान में भी तुर्की और चीन का खुलकर विरोध हो रहा है। टर्की की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा और विश्व के जितने भी देश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अगर कोई भी कार्य किया है, तो सरकार की इस मुहिम में हम सरकार के साथ खड़े हैं। समस्त भारतीय समस्त उद्योगपति अगर इस तरीके का अगर कोई निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाएगा। आतंकी देश पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन और तुर्की पर दिल्ली के व्यापारी भी भड़के हैं
और इन दोनों देशों के साथ व्यापार और पर्यटन बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी आतंकिस्तान के मददगार तुर्की का अब पूरी तरह बंटाधार होना तय है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए और इसके नए सबूत अब सामने आए हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के कई एयरबेस की तस्वीरें जारी की हैं। और मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के हमलों के बाद पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पर कैसे तबाही मचाई। हमले से पहले पाकिस्तान का ये एयरबेस कैसा था और भारत के हमले के बाद इसका क्या हश्र हुआ। अब पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस की इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो गया। एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद कुछ ऐसा मंजर पाकिस्तान के सकर एयरबेस पर भी नजर आया। यहाँ भी भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर की ये तस्वीरें आतंकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई की गवाही दे रही हैं। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। वहीं इन तस्वीरों से पाकिस्तान के उन दावों की भी पोल खुल गई है जिसमें पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत के हमलों में कोई नुकसान न होने का दावा कर रही है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर वाकई आतंकियों के लिए किलर साबित हुआ। कल हमने आपको दिखाया था, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया था और अब उन आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जिसमें अत्याधुनिक गन, हैंड ग्रेनेड, बुलेट्स और कैश भी शामिल है। ये धमाके किसी आतंकी हमले के नहीं बल्कि बड़ी तबाही को टालने की कामयाबी के हैं। जम्मू कश्मीर में मिले पाकिस्तानी बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है और सीमा पार से आए आतंक के सामान को भी जब्त कर लिया है। ऑपरेशन केलर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कल मुठभेड़ में 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के बाद सेना के जवान आतंक के ठिकाने तक पहुंच गए, जहां से पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादे एक्सपोज हो गए। आतंकियों के ठिकाने से AK-47 हैंड ग्रेनेड, बुलेट्स, मैगजीन और भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि सीमा पार से आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले वीर जवानों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शोपियां में आतंकियों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। केलर ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है सुरक्षा बलों के लिए। खासकर भारतीय सेना ने जो 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसपे जो शाहिद कुट्टे ऑपरेशनल चीफ था वो बहुत बड़ी सफलता रही। अदनान शफी डार, एहसानुल हक शेख, ये तीनों जो है लश्कर तैयबा के एक्टिव टेररिस्ट थे और इनकी पहचान कर ली गई है और ये तीनों काफी देर से वांटेड थे। इस एक्शन से पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेगा और कोई भी नापाक कोशिश कभी सफल नहीं होगी। शोपियां में सेना की ये सफलता आतंकवादियों के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत को एक नया काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र मिल चुका है, जिसका ओडिशा में सफल परीक्षण भी हुआ है और इस तकनीक से भारत अब दुश्मनों के ड्रोन हमलों को चंद ही सेकंड्स में ढेर कर पाएगा। भारतीय डिफेंस सिस्टम का नया योद्धा जो आसमान में मंडराते दुश्मन ड्रोन को सेकंडों में जमींदोज कर सकता है। उड़ीसा के परीक्षण रेंज में हुए ट्रायल ने दिखा दिया कि भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ गई है। भार्गवास्त्र पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये बिना किसी मानव हस्तक्षेप के खुद से ड्रोन को पहचान कर उसे निष्क्रिय कर सकता है। इससे हमारी सीमाएं और सैन्य ठिकाने अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगे। भार्गवास्त्र नाम भगवान परशुराम के अस्त्र से लिया गया है। परशुराम के अस्त्र का नाम भार्गव अस्त्र था। ये बेहद शक्तिशाली हथियार था। कुछ उसी तरह भविष्य के युद्ध में ऐसे हथियार बेहद उपयोगी साबित होंगे। इसकी मारक क्षमता को देखते हुए भगवान परशुराम के अस्त्र पर इसका नाम रखा गया है। ये सिस्टम सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि सिविलियन एरिया जैसे VIP इवेंट्स और एयरपोर्ट पर भी रक्षा करेगा। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की ड्रोन घुसपैठ की अब एक नहीं चलेगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद देश छोड़कर फरार हो गए हैं और इसके बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। बताया गया कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने बेहद गुपचुप तरीके से रात के 3 बजे ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़ी और इंडोनेशिया चले गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हामिद ने इतने आनन फानन में देश छोड़ा कि वो लुंगी में ही फ्लाइट में सवार हुए और फरार हो गए। 81 साल के अब्दुल हामिद साल 2013 से 2023 तक 10 साल बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। अब्दुल हामिद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े थे। उन्हें शेख हसीना का बेहद करीबी माना जाता है।
अब्दुल हामिद पर बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। अब्दुल हामिद के इस अचानक देश छोड़ने पर अंतरिम सरकार एक्शन में आ गई और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का इमिग्रेशन अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। भारत एक तरफ आतंकवादियों का सफाया कर रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी खदेड़ रहा है। राजस्थान में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की कार्रवाई जारी है। राजस्थान के सीकर में अब तक 394 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। ये सभी अवैध रूप से विभिन्न ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। इन सभी के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। वहीं राजस्थान पुलिस ने 17 जिलों में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को तलाश कर पुलिस ने संदिग्ध माना है और अब इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी तेज हो गई है। राजस्थान से पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों का पहला जत्था जोधपुर लाया गया, जहाँ से उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है और बांग्लादेशी के संदिग्ध नागरिक है, उनको राजस्थान या राजस्थान के किसी हिस्से में रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने और अन्य एजेंसियों ने जो आइडेंटिफाई किया उसमें अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1000 बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिक यहाँ पाए गए हैं। पकड़े गए इन नागरिकों को मानव तस्करी या अवैध नेटवर्क के जरिए भारत लाया गया, इसकी आशंका जताई जा रही है और इसकी जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय है और जिन जगहों पर ये लोग काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में दूध, घी, मसाले और दवाइयों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सामाजिक अपराध मानते हुए ऐसे गुनहगारों की तस्वीरें चौराहे पर लगाने के आदेश दे दिए हैं। यानी यूपी में अब मिलावटखोरी करने वालों की चौराहों पर तस्वीरें लगेंगी। दूध, घी, तेल की जांच होगी। यूपी के 12 मंडल में नई लैब्स अब खोली जा चुकी हैं। लखनऊ, मेरठ में जांच शुरू भी हो चुकी है, जिसमें नकली दवाओं की जांच को भी शामिल किया गया है। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है, उत्तर प्रदेश में मिलावट करने वालों को सख्त सजा मिलेगी, चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर दवा। इस अपराध में जिसका भी नाम शामिल होगा उसकी तस्वीर सड़कों पर लगा दी जाएगी। सीएम योगी का आदेश साफ है, खाने पीने की चीजों में जहर घोलने वालों की तस्वीरें अब चौराहे पर लगेगी ताकि समाज भी उन्हें पहचान सके और वे सबक बन सके। इसके अलावा तेल, घी और मसालों की फैक्ट्रियों की जाँच की जाएगी। नकली दवाओं के नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। साथ ही एक कदम आगे बढ़ाते हुए फूड सेफ्टी ऐप को डेवलप किया गया है और शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चाहे पर्व त्योहार का मौका हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत, मिलावटखोर हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदेश दे चुके हैं, खाद्य और दवाओं से समझौता नहीं होगा। मिलावटखोरों की अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस अब संभल पर है और अब संभल को भी तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए भारी भरकम बजट भी खर्च किया जाएगा। और इसके तहत 51 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग को विकसित किया जाएगा। सभी तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सभी प्राचीन कूपों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसे पूरा करने में 250 करोड़ की लागत आएगी। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। यूपी विधानसभा में योगी का ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि तीर्थ स्थल और कूपों वाले संभल को अब कल्की नगर बनने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी धार्मिक पर्यटन की दिशा में अब संभल को भी लिस्ट में शामिल कर चुके हैं और पहले चरण का काम भी शुरू हो चुका है। प्राचीन तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक कूपों की खोज के बाद अब यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले संभल में 51 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग को विकसित किया जाएगा और इसी के साथ तमाम तीर्थ स्थलों को पर्यटन के लिहाज से सुशोभित किया जाएगा। संभल में 2 स्तर पे काम हो रहा है। एक तो जो 87 देव तीर्थ हैं उन सभी पे काम हो रहा है, जिसमें से 73 हमारे मिल चुके हैं, और दूसरा 24 कोसीय परिक्रमा जो वर्तमान में लगभग 51 किलोमीटर की है, उसके सौंदर्यीकरण पर काम हो रहा है। संभल के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार के इस पहल से न केवल धार्मिक आस्था को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन में भी भारी वृद्धि होगी। संभल अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। देश को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई
जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। CG-IBR गवई के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट भी शामिल हुई। ये क्षण न केवल भारतीय न्यायपालिका के लिए बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जस्टिस गवई इस पद को संभालने वाले पहले बौद्ध और जस्टिस KG बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से दूसरे व्यक्ति हैं। जस्टिस BR गवई ने 16 मार्च 1985 से वकालत की शुरुआत की। साल 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र वकालत की। साल 1992 में नागपुर बेंच में सरकारी वकील नियुक्त हुए। जनवरी 2000 में जस्टिस गवई को नागपुर बेंच के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया। नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किया गया। फिर 12 नवंबर 2005 को स्थायी जज बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए गए। जस्टिस BR गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को पूरा हुआ। CJI के तौर पर जस्टिस गवई का कार्यकाल थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि उनका रिटायरमेंट इसी साल 23 नवंबर 2025 को है। मथुरा में उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के मेडिकल के नाम पर एक बड़ा खेल हो गया है। पुलिस ने एक डॉक्टर, उसकी पत्नी, एक फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि ये लोग पुलिस भर्ती में मेडिकल में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल रहे थे। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना सरकारी डॉक्टर हरिनारायण प्रभाकर था, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अभ्यर्थियों से 65,000 से 1 लाख रुपए तक वसूलते थे। बात यहाँ तक है कि बताया गया कि जो पैनल में डॉक्टर थे वो भी साठगांठ के जरिए ही भर्ती किए गए। अब एक दूसरे पर डॉक्टर और अधिकारी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सिपाही भर्ती में चल रहे इस खेल की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 1,30,000 रुपए और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहाँ पे छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि वो जिन बच्चों का मेडिकल उनके द्वारा किया जाना है उनको बुलाकर या भय पैदा कर कि उनको अगर पैसे नहीं मिले तो अनफिट कर दिया जाएगा, इसके आधार पर उनसे पैसों की मांग की जा रही थी। फिलहाल मथुरा से शुरू हुआ ये पुलिस भर्ती मेडिकल घोटाला और कितने जिलों तक फैला है और कौन कौन इस गोरख धंधे में शामिल है, इसकी भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद योगी सरकार अलर्ट हो गई है। खतरे को देखते हुए 3 चिड़ियाघर और लायन सफारी को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ में बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी ने यूपी के लोगों को चिंता में डाल दिया है। ये बीमारी आमतौर पर पक्षियों में पाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में इसका असर इंसानों पर भी होता है। इसीलिए प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों और पक्षी विहार को बंद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अस्पतालों में भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। चिड़ियाघरों को खासतौर से बंद किया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सभी जू 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हर जगह सैनिटेशन का इंतजाम किया जा रहा है, सफाई का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं ताकि अगर कहीं कोई वायरस है तो वो मर जाए। बर्ड फ्लू से गोरखपुर में हुई बाघिन की मौत के बाद पूरे प्रदेश के चिड़ियाघरों में अलर्ट जारी है। लखनऊ और कानपुर के चिड़ियाघरों को भी 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इटावा में भी बर्ड फ्लू को लेकर सफारी पार्क को 20 मई तक बंद किया गया है। यूपी सरकार संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। ऐसे में आपको भी खाने पीने, साफ सफाई और हेल्थ से जुड़ी आदतों को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप सही जानकारी और सावधानियों को अपनाएं, तो बर्ड फ्लू के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। दांतों को मजबूत और चमकदार बनाए रखने के लिए आप रोज टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट में कुछ ऐसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेड सेफ मम्मा ने 51 टूथपेस्ट और टूथ पाउडर ब्रांड्स के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित दुनिया भर में बिक रहे कई प्रमुख टूथपेस्ट ब्रांड्स में लेड, आर्सेनिक, मर्करी और कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स पाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आपके टूथपेस्ट में जहर तो नहीं है, क्योंकि अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लेड सेफ मम्मा की जांच रिपोर्ट के मुताबिक करीब 90% टूथपेस्ट में लेड की मात्रा थी, जबकि अधिकांश में 1 से ज्यादा हेवी मेटल्स पाए गए। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें बच्चों के टूथपेस्ट और ग्रीन यानी नेचुरल टूथपेस्ट भी शामिल थे। लेड सेफ मम्मा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टूथपेस्ट के हैवी मेटल्स सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। टूथपेस्ट में लेड जैसे हैवी मेटल्स का मिलना चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेड एक टॉक्सिक मेटल है। इसका इस्तेमाल पेंट, बैटरी, कॉस्मेटिक, खिलौने और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किया जाता है।
लेड के संपर्क से बच्चों का IQ लेवल 4 से 5 पॉइंट्स तक घट सकता है। लेड हड्डियों, दांतों, किडनी, लिवर और हार्ट पर भी बुरी असर डालता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी लेड खतरनाक है। ऐसे में टूथपेस्ट खरीदते समय इंग्रेडिएंट्स लेबल जरूर पढ़ें। ISI या FSSAI द्वारा सर्टिफाइड टूथपेस्ट ब्रांड ही चुनें। सुरक्षित टूथपेस्ट चुनने के लिए डेंटिस्ट से सलाह जरूर लें। बच्चों के लिए हमेशा उसकी उम्र के अनुसार ही टूथपेस्ट का चुनाव करें और अगर संभव हो तो नेचुरल या हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं और अपने घर की बालकनी को पौधों से सजाना पसंद करते हैं तो ये खबर फिर आपको जरूर देखनी चाहिए। नोएडा प्राधिकरण ने अब बालकनी में गमला लगाने को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के पीछे किसी भी अनहोनी को रोकने की मंशा है। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि ऊंची इमारतों की बालकनी में भारी गमले लगाना एक बड़ा खतरा बन सकता है। गमले गिरने से जानमाल का नुकसान हो सकता है। प्राधिकरण ने क्लियर कहा है, अगर किसी की बालकनी से गमला गिरा और दुर्घटना हुई तो फ्लैट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर उन गमलों पर नजर है जो रेलिंग से बाहर की तरफ लटकते हैं या बालकनी के कोने पर असुरक्षित तरीके से रखे जाते हैं। ऐसे में फ्लैट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज होगी। बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को भी आदेश दिए गए हैं। ये फैसला लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। वैसे दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ी संख्या में हाई राइज सोसाइटी है, जहां अक्सर लोग अपने घरों की सजावट के लिए बालकनी में पेड़ पौधे सजाते हैं। कई बार गमले ऐसी जगह रख दिए जाते हैं जिससे हवा चलने या आंधी तूफान की स्थिति में गिर सकते हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बदलेगी। नमस्कार।